टाइम लगता है इसमें। ओके सर, वी आर गोइंग। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खुशी की बात है, आज के इस शो में हमारे साथ मुंबई से विशेष फिल्म मेकर जुड़े हुए हैं, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत बार उनका चेहरा आपने देखा होगा और उनके फिल्मों को भी आपने देखा होगा। तो आइए आज विशेष महान फिल्म मेकर हमारे बीच में हैं, मुंबई से जुड़े हुए हैं। विवेक शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। जी हाँ, रेडियो मधुबन के इस सुंदर कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत है। और विवेक शर्मा जी जो है फिल्म बहुत सारे बनाए हैं, उसमें से कुछ नाम मैं बता दूं तो आपको तुरंत उनकी पिक्चर जो है सामने आ जाएगा। वो है भूतनाथ फिल्म। उसके बाद फिर कल किसने देखा और टीम कॉल रिलेशनशिप। हाँ, एक गेम जिसको कहते हैं रिलेशनशिप, गेम कॉल्ड रिलेशनशिप, ये फिल्म उनकी बनी हुई है। 3 फिल्में जो आपको अभी पूरी तरह से आपके दिलो दिमाग में वो पिक्चर आ गया होगा। और उनकी बातें, उनके भाव, उनके विचार आप सबके मानस पटल पर आ गया होगा। तो आइए ऐसे विशेष फिल्म मेकर विवेक शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है और हम उनसे बातें करेंगे आज लॉकडाउन के बीच में हमारे साथ जो चैलेंजेस आए हैं और उसके साथ में जो अपॉर्चुनिटीज आए हैं। कई बार हम लोग लॉकडाउन शब्द सुनने के बाद ये सोचते हैं कि बस मुश्किलें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मुश्किल में कहीं न कहीं एक ऐसा रास्ता होता है जो आपको सीधे ऊपर की तरफ, यानी आपको एक बहुत हाई जंप देता है। तो अब उस चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो हमारे फ़िल्म मेकर लोगों के पास है। वही जो सीक्रेट है आपको पहुँचाने वाले हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार उनका स्वागत है और अगली आवाज़ आप सुनेंगे विवेक शर्मा जी का। बहुत-बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। कोरोना नमस्ते। नमस्ते। कोरोना ने हम सबको घर में जो है वो कैद नहीं किया है, इनफैक्ट आजाद किया है बहुत कुछ नया सोचने के लिए। जो हम अपनी जिंदगी की भागम भाग में पॉज नहीं लेते हैं, विचार नहीं करते, डिजाइन नहीं करते हैं लाइफ। तो ये वो मौका मिला है कि कुछ पढ़ लें, कुछ समझ लें और कुछ एनालाइज कर लें कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या हम अच्छा कर सकते थे और क्या आगे हम प्लान कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए एक हमको मौका मिला है। जैसे कल मोदी जी ने कहा भी कि हमको इसको भी एक नए विचार में बदलना है, इसमें एक नया मौका तलाशना है, हमको एक नया विजन तलाशना है। तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। एक तो मैं सिंगल बैचलर आदमी, दूसरा मैं अपनी फिल्म फरवरी में ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ, अ गेम कॉल रिलेशनशिप। अभी देखिए बहुत सारी फिल्में जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट आने वाली हैं, जो फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरी फिल्म स्क्रीन पर बड़े पर्दे पर आई, उसके बाद अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी। और मैं आगे आने वाली फिल्मों की तैयारी, स्क्रिप्ट वगैरह की तैयारी में ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ। तो जैसे ये लॉकडाउन, आप समझ लीजिए बैक टू बैक 3 से 4 पिक्चरें आपको मेरी तरफ से देखने मिलने वाली। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा। जैसे एक शुरुआत में जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो उस समय आपके मन में सडनली, जैसे आपने मेरे साथ बातचीत करते हुए सोच रहे थे कि भाई आपको जबलपुर जाना था और सडनली लॉकडाउन का जो अनाउंसमेंट हो गया, तो फिर उसके बाद आपके मन में क्या विचार आया और क्या सोचा आपने? थोड़ा-सा चैलेंजेस के बारे में बताइए। एक्चुअली हम फिल्म मेकर्स को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, लोकेशन देखना और बहुत सारी है। और चूंकि मेरी मदर की डेथ हो गई तो मुझे जो मेरा होम टाउन में अपना घर है, जो मेरा अपना घर हाल करने के लिए मुझे बीच बीच में जाना पड़ता है। तो मैं अपनी फिल्म के रिलीज के दौरान बहुत व्यस्त था, जा नहीं पाया। तो एक मन में वो जरूर आया कि मैं वहां जा नहीं पाया। बड़ी बहन के घर जाना था मुझे, हिमाचल प्रदेश जाना था लोकेशन देखने, उत्तर प्रदेश जाना था। कुछ हम लोग अपनी शायरी के वीडियो शूट करने वाले थे तो उसकी प्लानिंग थी। 2 फिल्में जो शुरू होने वाली बिल्कुल शूटिंग की स्टार्ट होने की स्टेज पर है। वो थोड़ा सा मन डर लगा। और एक डर ये भी लगता है कि वापस सब चीज असेंबल करना वैसे ही हो पाएगा कि नहीं, शूटिंग का माहौल कैसा होगा, कितनी परमिशन मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। वो सारे एक सवाल जवाब तो मन में उठ ही रहे थे। बट मुझे लगता है कि बारिश के बाद सितंबर अक्टूबर तक धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाएंगी और अक्टूबर से हम लोग नियमित लाइफ में आ जाएंगे। ये हम सबके लिए बहुत बड़ी सीख है कि कैसे हाइजीन रखना है, सफाई रखना है, अपना इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ा के रखना है। अब देखिए सनातन धर्म में बताई हुई बातें, हमारे वेद पुराण की बताई हुई बातें सब हमारे इस्तेमाल में आ रही है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेडिकल वाला बोल रहा था कि सबसे ज्यादा डिमांड च्यवनप्राश की है।
तो मैंने बोला हाँ रुकेगा, क्योंकि हम लोग पहले वो प्रोटीन्स लेने में लगे हुए थे, तो अंडे खा रहे थे, तो दुनिया भर की हमने बुरी आदतें डाल रखी थी। अब हम बैक टू सनातन धर्म और अपने जो वैदिक हमारा स्टाइल है जीने का, हम उसमें आ गए। तो डेफिनेटली हम्म। थोड़ा सा डर तो लगा था कि काम डैमेज होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा, और कुछ लोगों का डर की वजह से कि उत्साह कम हो जाता है। तो हम्म। मगर जैसे ही खत्म होगा तो सबसे पहले होम टाउन जाऊंगा जबलपुर, वहां दस हम्म। पंद्रह दिन रह के मुझे घर का काम कराना है वो काम कराऊंगा। फिर हिमाचल हम्म। प्रदेश जाऊंगा, उत्तर प्रदेश जाऊंगा, और माउंट आबू भी आने वाला चलिए, ये हमारी भी खुशी की बात है। आप जरूर आइएगा, आपका बहुत बहुत स्वागत है माउंट आबू में। और साथ ही साथ कुछ ऐसा शूट का भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपका टाइम मिले और चीज़ें करें। और साथ ही साथ मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल का दौर कब गुज़रा आपको? क्योंकि एकांत में रहते हुए आदमी को, क्योंकि हम लोग का कोई आदत नहीं कि हम लोग बहुत समय तक घर में रहें और एकांत में रहें। तो इस दौरान हम काफ़ी लंबा समय तक हमने वो समय बिताया है। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ का आपको लगा कि ये बड़ा टफ़ है? क्योंकि हम इसमें दोनों चीज़ें देख सकते हैं कि मेरे पास टाइम है तो मैं अपना क्वालिटीज़ को यूज़ करूँ, या फिर मैं अपने, जैसे आपने कहा कि स्क्रिप्ट राइटिंग जो आपकी थी, लेखनी का काम है, वो आपने अच्छी तरह से कर किया। लेकिन इसके जी। साथ में कुछ और चैलेंजेस आते हैं हमारे बीच में, जैसे बैचलर है तो मुझे लगता है कि खाना बनाना क्योंकि अभी तक कोई फ़ोन पे ऑर्डर करके पिज़्ज़ा आपको देने नहीं आएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो मैं बताइए। करीब कई सालों से खाने बनाने की प्रैक्टिस में तो था नहीं, क्योंकि घर में कुक आती हैं जी, और जी, अम्मा जी। के यहाँ तो खाना लगता, बट बैचलर लाइफ रही है हमेशा, सिंगल हूँ हाँ, तो हाँ। माँ ने बचपन से सिखाया है कि हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लो। मगर जी, जी। मेरे लिए टफ तो हुआ कि जब मैं बर्तन साफ कर रहा था तो एक अचार की बर्नी टूट के मेरे हाथ में घुस गई, और ओह पूरा हो! बहुत आ गया, और मैं करीब 12 से 13 दिन ठीक से ना खाना बना पाया, ना साफ सफाई कर पाया, और ना हाँ, ठीक से हाँ। सो पाया। तो क्योंकि खून बहुत निकल रहा था, पट्टी बंधी हुई थी, तो लेफ्ट हैंड से जितना यूज कर सकता था बर्तन साफ करने में, सिर्फ दाल चावल चढ़ा दिया, खिचड़ी खा ली, अचार अरे! निकाल लिया, अचार के साथ खा लिया। और उस टाइम पे सारे स्वादिष्ट खाने याद आ रहे होते हैं आपको कि अरे ये भी जी। खा सकते थे, वो भी खा सकते थे। तो लेकिन हमारे पास पड़ोस वाले जो है वो बेचारे पूछते भी रहते थे कि रोटी ले आए हैं आपके लिए, खिचड़ी ले आए हैं आपके लिए। जी, और जी, मेरे जी। पड़ोस में बिहारी साहब हैं, तो उनसे मैंने जोकिंगली कहा कि मिठाई खाए हुए 2 महीना हो गया, तो वो हुँ, चोरी हुँ। छुप के मेरे लिए जो है वो काजू कतली लाके देकर गए। तो अच्छा। एक प्रकार से मजा भी आ रहा था, अखर भी रहा था, अपनी जो कुक है, उनको बहुत मिस कर रहा था मैं उनको बार बार फोन कर रहा था, माँ आप ठीक हो ना, तो वो समझ जाती थी भैया को भूख लगी है और खाना बना सही नहीं बात पा है। रहे। बट स्थिति के साथ गुजरना पड़ता है, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अब मेरी हुँ, चोट ठीक है तो मैं बस ठीक ठाक खाना बनाने लग गया हूँ। तो क्या बात है। चैलेंजेस होते हैं, जैसे अचानक रूटीन आपका एकदम चेंज हो जाता है, जी, जो जी। आपने नहीं किया है, सब चीज पर ध्यान रखना पड़ता है। अब मुझे तो हुँ। मसाले ही नहीं मिल रहे थे किचन में, कहाँ रखे हुए हैं अम्मा ने, तो मैं सब दरवाजे खोल खोल के ढूंढ रहा था कहाँ रखा हुआ। तो या इट्स, बट अच्छी गुजर रही है। क्या है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो हैं, हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की कई चीज़ें हमारे बीच में आती हैं, और जहाँ पर हम लोग अगर जिज्ञासा हो, एक सहन करने की ताकत अंदर से बना के रखें, और जी। जिज्ञासा बना के रखें कि नई चीज़ें भी मुझे ही करना है, मुझे ये भी सीखना है, ये भी करना है, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और वो मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंज वाला काम रहा होगा कि जब हाथ में आपका बर्नी टूटा और हाथ में लगा, तो उस समय एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज था कि हम खाना कैसे बनाएँ, कैसे खाएँ। तो उस चीज़ को भी आपने झेला और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। इसके साथ में एक और चीज़ मैं आपसे बिल्कुल इसके अपोज़िट में पूछना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग कुछ लिखने बैठते हैं, तो अच्छी चीज़ें जो आपको लगा कि ये अब तक के लिखने से बेहतर लिखा हूँ, वो थोड़ा-सा बताइए? हेलो जी, नमस्कार। हेलो? विवेक जी, सुन रहे हैं मुझे? हेलो, नमस्कार। विवेक जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम।
लाइव सेशन को आप सुन रहे हैं। हमारे साथ मुंबई से डायरेक्टर विवेक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मेरे को नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं समझा। मेरे को नहीं आ रहा आवाज उनका। पूछा मैंने, अब फिर से पूछ। अच्छा, तो विवेक शर्मा जी, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। सवाल ये है कि आज के समय में जो अब तक आपने स्क्रिप्ट लिखी है। मैं हेलो, आपको देख भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ टेक्निकल। हाँ, अभी अभी देख पा रहा हूँ। अच्छा, अब तक का जो राइटिंग्स आपने स्क्रिप्ट लिखी है, आवाज नहीं आ रही। और आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। लाइव सेशन आप सुन रहे हैं। मुंबई से डायरेक्टर विवेक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आवाज नहीं आ और रही मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा, आपकी आवाज आ रही मुझ तक अभी। जी, अभी सुनाई दे रहा है मेरी आवाज आपको? हेलो, नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। तो आइए, मुंबई से हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़े हुए हैं, जिनसे बातें हो रही। काफी अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। लॉकडाउन में क्या चैलेंजेस उनके पास थे, ये उन्होंने बताया। और एक और छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जैसे कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे थे अभी लॉकडाउन के बीच में, तो सबसे अच्छा जो लिखत है, आपको लगा कि हाँ, ये कुछ नया चीज मैंने लिखा आज, तो ऐसा एक्सपीरियंस सुनाइए। एक ऐसी राइटिंग के बारे में बताइए जो अब तक के आपके सबसे बेहतरीन लॉकडाउन में आपने। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। एक छोटा सा राइटिंग के बारे में बताइए। अब तक का आपका जो स्क्रिप्ट राइटिंग में से कोई एक नई चीज आपने लिखी हो लॉकडाउन में, उसके बारे में बताइए। किस तो उनको बताना पड़ेगा ना। एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए आप, विवेक जी। हाँ हाँ, मैसेज कर देगा। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुंबई से विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ टेक्निकल चीज़ों के कारण उनको मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है। और इस बीच फिर से हम लोग उनको कनेक्ट कर पाएंगे। और देखिए, कई बार हमारे जीवन में लॉकडाउन के साथ साथ हम कुछ नई चीज़ें सीखते भी हैं, और कुछ नए चैलेंजेस हम लोग फेस भी करते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस जो है, अभी हमने सुना उनका, कि जिस तरह से उनका चार की बन्नी टूटने के कारण उनके हाथों में लगा, और फिर उसके बाद उन्हें काफ़ी मुश्किलें सहन करनी पड़ी। 10-15 दिन तक वो इस चीज़ को ठीक करने में लगे अपने हाथ को, और साथ साथ एक हाथों से खाना भी बनाते रहे। और उस बीच पड़ोसियों का जो प्यार है वो भी पता चला उन्हें, कि कौन मेरे साथ इतना प्यार कर रहे हैं, वो भी पता चला। और उनको जब काजू कतरी मिलने लगा तो मन में खुशी भी हो रही थी, और थोड़ा सा बहुत ही उनको वो लग रहा था कि भाई एक मन के अंदर है ना, कभी किसी से हमने कुछ लिया नहीं, तो ऐसे मौके पर हम अगर उनसे लेते हैं तो मन अखरता भी है। तो वो भी उनका एक जो है, अंदर की जो आत्मा जागृति हुई, और उसमें उन्होंने फील भी किया। तो फिर भी मजबूरी में उन्होंने वो सारी चीज़ों को सहन करते हुए आगे बढ़े। और एक फिल्म मेकर के जीवन में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, तो आम लोगों के साथ भी क्या घटना घटी होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें हमारे बीच में आती हैं, लेकिन फिर भी हमें इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए, समझते हुए, कुछ करते हुए आगे बढ़ना ही है। और मेरे अनुभव को अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कई बार हम लोग इन चीज़ों में ऐसे सोच रहे थे कि भाई अभी आउटडोर की बहुत सारी हम लोग सेवाएं करते थे, और गांव में जाना और लोगों से मिलना, और फिर उनसे
रिकॉर्डिंग करना, उनको रेडियो के बारे में बताना, ये सारे हम लोग करते थे काम। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो फिर हम लोग अंदर ही कैंपस में रहे, और कैंपस में रहते हुए हमने ये सारी चीज़ें सीख ली कि किस तरह से हम अपना पूरा रेडियो में जो प्रोग्राम्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं। तो हमने पूरा सोशल मीडिया को, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए हमने कंटिन्यू प्रोग्राम्स दिए, और पहले से ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने किए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है पहले से ज़्यादा प्रोग्राम करने का मतलब ये है कि हमने उस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हमें मिला कि हम ज़्यादा सेवा कर पाए रेडियो के माध्यम से, और ज़्यादा लोगों तक रीच कर पाए, और ज़्यादा नए लोगों को रेडियो में जोड़ने का भी प्रोसेस हम कर पाए। तो इस तरह की कई नई चीज़ें हमने सीखी। और दूसरा, हम लोग डायरेक्ट लोगों के साथ संपर्क में आके उनको बताना, वो चीज़ें थोड़ी कम हो गई, और बाहर घूमने की चीज़ें वो हमारे लिए थोड़ी सी कम हो गई। तो वो एक त्याग रहा। लेकिन ऑलराउंड हमने देखा कि इन सारी चीज़ों के साथ हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। लॉकडाउन एक चैलेंज के साथ साथ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी रही। तो आइए फिर से कोशिश करते हैं विवेक शर्मा जी हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। हेलो जी, नमस्कार सर, फिर से एक बार। नमस्कार, फिर से नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपकी बात को उनको दोहरा रहा था, हमारे श्रोता मित्रों को, और हमारे साथ विशेष मैसेज में कुछ लोग हैं और जुड़े हुए हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और काफी अच्छी बातें उनके साथ भी होगी, वो भी अच्छा फील कर रहे होंगे आपको सुनकर। और जैसे कि आपने कहा कि मैं लॉकडाउन के अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करता रहा, तो कुछ ऐसी चीजें ना, जब हम लोग लिखते हैं तो एक नया चीज आपके सामने आ जाती है कि अरे ये तो मैंने नया चीज लिखा है, तो एकदम से आपको बहुत खुशी होती है। तो वो खुशी का पल स्क्रिप्ट के साथ का वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मैं एक्चुअली थोड़ा सा रिवर्स में गया और मैंने सोचना शुरू किया कि जो मेरे महत्वपूर्ण काम है, बड़ी स्क्रिप्ट्स हैं, बड़ी फिल्म्स हैं, मैं उनको पहले लाइन अप करूं, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता, और मुझे लगता है सब महत्वपूर्ण काम पहले कर लेना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। ये मैं वैसे भी जिंदगी में हमेशा इख्तियार करते आए, फॉलो करते आया हूँ। और अभी मैंने सोचा कि मैंने क्या अचीव किया और क्या अचीव नहीं किया है, और मेरे पास जिंदगी को एक डेडलाइन की तरह यूज करना चाहिए कि हमें समय जो मिला है अभी उसी वक्त तुरंत उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कब क्या हो जाएगा किसी को मालूम। किसी ने सोचा नहीं था कोरोना से पूरी दुनिया बंद हो जाएगी, टूरिज्म बंद, जनरली क्या होता था एक सेक्शन बंद होता है, यहाँ तो फैक्ट्रीज बंद हो गई, फिर शूटिंग बंद हो गई, ट्रेवल बंद हो गया, मेट्रो बंद हो गई, ट्रेन बंद हो गई, फ्लाइट बंद हो गई। लेकिन हमारा विजन तो बंद नहीं हुआ है ना, हमारी सोच बंद पे लॉकडाउन नहीं लगा है ना। तो हम अपनी सोच को और बड़ा और विहंगम और बृहद बनाते हैं, और ऐसा कुछ करते हैं जो देश के भी काम आ सके, समाज के भी काम आ सके। तो मैंने कुछ नई चीजें पढ़नी शुरू की हैं, जैसे मैं वेद पढ़ रहा हूँ, चारों वेद धीरे धीरे करके पढ़ रहा हूँ। मेरे घर में 4 वेद है जो मेरे कैमरामैन वीरेंद्र प्रताप जी ने गिफ्ट किए थे। उसको मैंने वापस पढ़ना शुरू किया है, और मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें जो नॉलेजेबल मेरे फ्रेंड्स हैं उनके साथ वॉइस मैसेज के थ्रू एक्सचेंज करता हूँ। और विदेश में भी मेरे कजिन हिमांशु हैं, उनसे मैं सेटल हैं जो, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। मेरे अमेरिका में फ्रेंड रहती हैं, मैं उनसे बात करता रहता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, उनका बेटा क्या कर रहा है, क्या खाना बना रहा है। तो एक दूसरे से कल्चर, एक दूसरे से, हाँ कुछ लोग डिप्रेशन में भी हैं, मेरे कुछ मित्र हैं जो जिनको लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, काम कैसे आएगा, उनसे भी बात करके मैं मॉरल सपोर्ट देने की कोशिश करता हूँ। और फिर मुझे लगता है कि हम लोग आपस में कितने एक दूसरे के लिए यूजफुल हैं। हम बात करके किसी की जिंदगी, किसी को एक नया विजन दे सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई नई चीज सीखना, कोई नई आदत डेवलप करना। भगवान की कृपा से मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है, मैं शराब पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, तंबाकू खाता नहीं, तो मुझे किसी चीज की कोई तलब नहीं है कि अरे दुकान कब खुलेगी और मैं यहाँ जाऊं और ये खरीदूं। हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं कुछ भी करके शाम को 6 से 7 बजे के आसपास में 1 घंटे वर्कआउट करता ही करता हूँ। हाँ, जब चोट लगी थी तब नहीं कर पा रहा था, मगर देखिए भगवान ने हमें मौका दिया है कि योग और आयुर्वेद से वापस जुड़े, हम अपने संस्कार और संस्कृति से वापस जुड़े, और उसको एक अपनी जीवन शैली में शामिल कर ले हमेशा के लिए। मतलब देखिए, नमस्कार हमारे सदियों से चला आ रहा है, आज लोग बोलते हैं हैंडशेक नहीं करेंगे, हम नमस्कार करेंगे। और वैसे ही धीरे धीरे जो आयुर्वेद की दवाइयाँ, इम्यून सिस्टम बढ़ाने की दवाइयाँ, हर्ब्स, नेचुरल हर्ब्स, और हमारे जो नीम का पत्ता, करेला, ये सारी चीजों की डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो हाल ही टाइम में मैंने इन चीजों को एनालाइज किया, और डेफिनेटली मैंने उन चीजों को वापस अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी जो भी सुन रहे हैं वो भी योग और आयुर्वेद को अपने जीवन में शामिल कर लें। जी 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 जी। स्क्रिप्टिंग के बारे में बताएं, कुछ अच्छी चीजें जो आपने लिखी उसके बारे में।
जी, मैं एक्चुअली 1975 के इमरजेंसी के टाइम की एक कहानी पर काम कर रहा हूँ, और जो अच्छा एक अच्छा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी मार्मिक स्टोरी, एक मुस्लिम परिवार की कहानी है। तो मेरे लिए हाँ बड़ा हाँ चैलेंजिंग सब्जेक्ट है वो। तो मैं उसके पॉइंटर्स बनाते जा रहा हूँ, सीन्स लिखते जा रहा हूँ, क्योंकि उसी की उत्तर प्रदेश में हमारी सबसे पहले शूटिंग होने वाली है। और एक हाँ बहुत हाँ। बड़ी अभिनेत्री को मैंने अप्रोच किया है, बड़े एक्टर को अप्रोच किया है, जिनका मैं अभी नाम नहीं ले सकता कि 1 महीने कोई बाद बात हम बड़े नहीं। तरीके से अनाउंस करेंगे। और जैसे ही बारिश खत्म हुई और हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी, तो अच्छा मेरी अच्छा। स्क्रिप्टिंग करने का तरीका बहुत सिंपल है। मैं पहले पॉइंटर्स लिखता हूँ, अच्छे अच्छे मोमेंट्स लिख लेता हूँ, फिर धीरे धीरे उनको हम्म। एक्सपांड करता हूँ। कोई बहुत बड़ी उसमें मैं प्रोसेस नहीं डालता। जैसे हाँ हाँ। भूतनाथ थी, भूतनाथ के अंदर भी छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत कमाल के थे। तो ये हम्म। फिल्म भी बड़ी ही एक्साइटिंग, और मैं बड़ा उत्सुक हूँ इसको जितनी जल्दी शुरू हो जाए। और हम्म। मैंने उस फिल्म में जो एक्टर हैं उनसे प्रॉमिस किया कि मैं इसमें आपको नेशनल अवार्ड दिला के रहूंगा। ये इतनी मार्मिक कहानी क्या बात है। अच्छा, ये जो लास्ट वाली फिल्म थी आपकी, है। जी, द अ गेम गेम कॉल कॉल्ड रिलेशन। रिलेशनशिप, द जी, गेम कॉल्ड रिलेशनशिप, ये क्या बताने की कोशिश आपकी रही इस फिल्म में? मेरी रियल लाइफ की एक इंसिडेंट पर बेस्ड ये फिल्म। एक लड़की जिसका मैं लुक टेस्ट कर रहा था, जिसने मुझसे छुपाया था कि उसका हम्म। एक लिव इन पार्टनर है, और 4 साल से वो लोग साथ में रह रहे हैं, और वो फिल्म हम्म। हासिल करने के चक्कर में वो मुझसे झूठ बोलती थी। हालांकि बात बाद में पता चली, और उन लोगों के बीच में कुछ झगड़े भी हुए थे जो मैंने सुलझाए, और उनकी रिलेशनशिप को वापस जोड़ने की कोशिश की थी। तो इस हम्म। पूरे मुद्दे पर वो मैंने एक अच्छी कॉमिकल रोमांटिक कॉमेडी और इमोशनल फिल्म बनाई, अ गेम हम्म। कॉल्ड रिलेशनशिप, जिसमें मैंने यंगस्टर्स को ये बताने की कोशिश की है कि हम्म। रिलेशनशिप खेल नहीं। अगर आप सही रिश्ते बात। बना रहे हो तो निभाओ। हम्म। हम्म। एम्बिशन, फिल्म, करियर, इनकी वजह से आप उसका साथ मत छोड़ो जिसने पहले कदम पे आपका साथ दिया है, जिसने आपके हम्म। संघर्ष में आपका साथ दिया है। क्योंकि लोग मिल जाएंगे आपको, मगर प्यार नहीं मिलेगा। क्या बात है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि हमारे सभी युवा साथियों को आज के समय में इस चीज़ की ज़रूरत है कि जहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फिल्मों के दौर को देखते हुए, मॉडर्नाइजेशन को देखते हुए, हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, जहाँ प्यार की बात होती है, वो हम लोग खो देते हैं। और थोड़ी सी जो रिलेशनशिप के चक्कर में काफ़ी चीज़ें हम लोग जो है उलझ के अपने जीवन को भी उलझा देते हैं। तो बहुत ही अच्छा जो मैसेज है आपके इस गेम कॉल्ड रिलेशनशिप में, आपने युवाओं को टारगेट करके उनको एक नई जिंदगी देने का और जीवन में सच्चा प्यार क्या है उसे बताने की कोशिश आपने की है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कोशिश आपकी है, और आप हर समय जो है कुछ यूनिक सोचते हैं, हटके सोचते हैं, और आपको हाँ, इसीलिए वही कह फियरलेस फिल्म मेकर कहा जाता है। लीडर, क्योंकि मुंबई में रहकर बहुत सारे फिल्म मेकर तो है ही हैं, डायरेक्टर्स हैं, दिग्गज कलाकार हैं, और उनके बीच में आप अपनी बात को, और वो भी हट के रखना, ये अपने आप में कमाल की बात है जो आप कर रहे हैं। और पहली बार मेरी मुलाकात आपसे लोनावाला में हुई थी और बड़ा अच्छा लगा लोनावला आपसे। में। जी, उसके मुझे बाद आप आपकी वो टोपी और आपका गेटअप, आपका पूरा कॉस्ट्यूम, वेशभूषा बहुत अच्छी लगी थी, और मैं बड़ा इंस्पायर हुआ था। देखिए, आपके जैसा कोई ना कोई किरदार फिल्म में क्रिएट करूंगा पक्का, या तो आपसे ही एक्टिंग कराऊंगा। शुक्रिया। तो एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी आने वाली जो जी, फिल्में हैं, या जी, आज के जमाने में, आज के समय में जो फिल्में बन रही हैं, या 10 साल पीछे जो फिल्में बनती थी, ये 10 साल का गैप में, एक दशक के गैप में, कौन सी चीजें आपको लग रहा है कि काफी डिफरेंस आ गया है? नहीं, पहले हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखते थे, एकदम से कलर फिल्म्स आ गए, फिर उसमें ईस्टमैन कलर्स बोलो, मल्टी चीजें आ गई, उसमें एकदम टेक्नोलॉजी उसमें हावी हो गई। और अब जो 10 साल के बीच में, एक दशक के बीच में जो एक ट्रेंड आ रहा है, जहाँ पर हम लोग फिल्मों में जैसे कि कुछ चीजें म्यूजिकली हम लोग या फाइट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो वो चीजें मैं हम्म। चाहूंगा कि आप बेहतर जानते हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, आज की डेट में फिल्म मेकिंग में पैकेजिंग, डिजाइनिंग और मार्केटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जितनी फिल्म हम्म। मेकिंग में जितना पैसा नहीं लगता, उतना मार्केटिंग में लगता है। ये जो पूरा हम्म। कॉर्पोरेट कल्चर आया है, उससे प्रोफेशनलिज्म आया है कि भाई आप 10 महीने के अंदर एक फिल्म बना रहे हैं, बजट हम्म। इफेक्टिव फिल्म बना रहे हैं, मगर इसको रिलीज करने के लिए भी बहुत ज्यादा सोशल नेटवर्किंग से लेके, प्रिंट मीडिया से लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक। आप देखिए, कपिल शर्मा के शो में भी जाएंगे अगर एक्टर्स, तो प्रमोशनल प्रमोशन हो रहा है। केबीसी में भी आते हैं तो भी कुर्सी से उठ के डांस करते हैं। वो हर जगह सिनेमा है, प्रमोट कर, शॉपिंग मॉल्स में आपको स्टार्स मिल जाएंगे कि प्लीज कम एंड सी आर फिल्म। तो मेकिंग में फर्क ये आया है कि डिजाइनिंग और पैकेजिंग ये हम्म। ज्यादा अपफ्रंट हो गया है, और जो हम्म। कला है, जो हम्म। मिठास है, जो हम्म। परफॉर्मेंस है, वो थोड़ा सा नीचे आ गया है। थोड़ी ओ, अश्लीलता बढ़ गई है।
पहले जी। ऐसा होता था कि आप परिवार के साथ फिल्म देख सकते थे, मगर अभी हाँ। क्या अब हर परिवार को अपने अलग अलग कमरे में फिल्म देखनी पड़ती है। एक साथ देखना बहुत मुश्किल है। और थोड़ा सा मतलब 4-5 फिल्म मेकर हैं जो संजीदा और बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, जी और जी जी। बाकी जो है वो कई बार प्रपोजल बनाते हैं कि ये एक्टर मिल गया, ये स्टार मिल गया, चलो उसके लिए बना दिया। मेरे पास बहुत हम्म। सारे प्रोड्यूसर लोग आते हैं, बोलते हैं हमसे आप इतना साइनिंग ले लो, हमको अमिताभ बच्चन दिला दो। अरे मैं हम्म। अमिताभ बच्चन दिला दूं मतलब, इतनी बचकानी बातें करते हैं। और मुझे लगता है कि ये फिल्म मेकर नहीं है, ये प्रपोजल मेकर, ये किराने की दुकान हम्म, चला रहे हैं। तो सही बात। जबकि ये कला का क्षेत्र है, आपको यहाँ हम्म पर कला दिखानी है। इंडियन क्लासिकल, अगर संगीत आता है आपको, अगर आपको डांस आता है आपको, मगर जो एक्चुअल कलाकार हैं उनको काम बहुत कम मिलता है। जो एक्चुअल हम्म फिल्म मेकर है वो कम संख्या में फिल्म बना पाते हैं, क्योंकि वो हम्म। साइको फैंसी या चमचागिरी या स्टार्स के साथ दोस्ती, ये एक पूरा अलग ही कल्चर है पूरा। तो 10 साल में एक हम्म ये परिवर्तन जरूर आया है कि फिल्म हम्म। मेकिंग प्रोफेशनल हुई है, बजट इफेक्टिव हुई है, ज्यादा स्ट्रेटेजिक हुई है, बट मार्केटिंग ज्यादा हावी हो गई है। कला से हम्म ज्यादा मार्केटिंग हो गई है। मतलब कुछ लोग जिनको ब्लू टिक मिल जाता है ट्विटर पे, तो वो अपने आप को ज्यादा बड़े स्टार समझने लगते हैं। और जो अच्छे हम्म तरीके से डायलॉग बोलते हैं, मुझे खुशी है कि नवाज भाई, इरफान, ये हम्म। संजय मिश्रा या पंकज कपूर जी, ये इनकी जब फिल्में आती है तो मैं और ज्यादा हंगर हंगर के साथ इनकी फिल्में देखता हूँ। मुझे लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होगा, या कोई जी। फिल्म मेकर, कोई नया डायरेक्टर, जैसे नीरज पांडे ने अवेंसडे बनाई थी, या हाँ हाँ। तुम्बाड करके एक फिल्म आई थी बीच में। तो ये हमारा अच्छी फिल्मों की संख्या कम हो गई है, और हाँ हाँ। मार्केटिंग बेस्ड फिल्मों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। जी तो जी। वो परिवर्तन अच्छा भी है और बुरा भी है। मुझे लगता है कोरोना पॉज, इस पॉज के बाद शायद चीजें सुधरे और पारिवारिक फिल्में आए। सही बात है, सही बात है। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने अपने विचार मंथन करके हमें बताया, जो सही हकीकत आपने हमारे सामने रखा फिल्मों का और फिल्म इंडस्ट्री का। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ नाम बताए, और इसके साथ में जब शुरुआत में आप जबलपुर से मुंबई आए और आपका जो फिल्मी दुनिया का सफर शुरू कर रहे थे आप, उस समय की थोड़ी सी एक कहानी बताइए कि कैसे ये चीजें, जैसे ना हर बच्चे का एक एग्जाम होने के बाद या फिर स्कूल एजुकेशन होने के बाद अपना करियर की शुरुआत करते हैं, तो जैसे हम लोग उस पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होता है। तो आपका वो जबलपुर से मुंबई आना और फिल्मों के अंदर एक एंट्री करना उस समय जो खुशी मैं आपको मिली। एक्चुअली मैं एक्चुअली बचपन से, स्कूल के जमाने से ही स्टोरी टेलर था, कहानियां सुनाया करता था। और अच्छा अच्छा। अपने स्कूल में कहानी सुनाने के लिए फेमस भी था। मैंने कुछ वाह। मनगढ़ंत कैरेक्टर क्रिएट किए थे, और मैं उनकी हम्म। सीरीज सुनाया करता था। मतलब पूरी अच्छा। बकायदा कि आज ये हुआ तो कल ये हुआ। तो मंडे से सैटरडे तक पूरी बकायदा एक सीरीज की कहानी चलती थी, जो आज लोग वेब में देखते हैं, बिंजिंग ऑडियंस जिसको बोलते हैं। वो जी मैंने जी। समझ लीजिए अपने बचपन में फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में कर लिया था। और हाँ जब हाँ। मैं अपने स्कूल में, जब मैं सबको बताता था कि मैं फिल्म मेकर बनूंगा, तो मुझे क्लास टीचर से झापड़ पड़ा, मेरे एचओडी से हाँ। झापड़ पड़ा, मम्मी ने मारा अलग। सबको लगा कि गधा साला ये क्या करेगा फिल्म लाइन में जाकर। क्योंकि छोटे शहर, मिडिल क्लास फैमिली से कोई सोच नहीं सकता कि एक मुंबई जैसे बड़े शहर में जाना, इतने बड़े समुद्र में एक बूंद बन जाओगे आप। जी मगर जी मेरी जी। जिद थी, मेरे अंदर एक विजन था, और मुझे था कि मैं सिनेमा को एक अच्छे तरीके से अच्छी स्टोरी टेलिंग के लिए इस्तेमाल करूं। तो मैंने हम्म। एमएससी फिजिक्स किया, मैं टॉपर था अपनी ब्रांच में, मैंने कंप्यूटर्स में हम्म। स्पेशलाइजेशन हम्म किया था। हम्म। और 92 मार्च में मैं मुंबई आया, श्री महेश हम्म भट्ट जी को ज्वाइन किया। और पहले 4 साल अत्याधिक संघर्ष, मतलब ना पैसे हम्म। मिलते थे, ना खाना मिलता था, ना रहने की जगह, ना सोने की जगह। कई बार पाइपलाइन में रातें गुजारते थे, कई बार हम्म। वॉचमैन लोग के कैबिन में रातें गुजारते थे, कई बार वो जो हम्म। धोबी लोग कपड़े आयन करते हैं जिस टेबल पे, उस टेबल पे सो के रातें गुजारते थे। खाना क्या मिला बात। मिला, नहीं मिला, चाय बिस्किट ले लिया। और लेकिन मैंने अपना संघर्ष अपने परिवार पे, अपने माँ, अपनी सिस्टर्स के ऊपर कभी नहीं थोपा, ना उनको बताया, क्योंकि मैंने अपनी हम्म जिंदगी चुनी है तो संघर्ष भी मेरा है। तो मैं हम्म। जब 92 आया, तो 92 से मैंने कभी अपने घर से पैसे नहीं लिए। दो सौ हम्म। पचास रुपए लेके निकला था, और जिसमें से 55 रुपए की ट्रेन की टिकट थी। और बाकी जो है वो धीरे धीरे करके अपनी जगह बनाता गया। और संघर्ष रहा, डेफिनेटली रहा, मगर संघर्ष से ज्यादा पैशन था कि हम्म। यहाँ आए हैं तो फिल्म मेकर तो बन के ही जाए। जी और जी। थैंकफुली हिंदी अच्छी थी, सीन हम्म स्टेजिंग की समझ थी, डायलॉग की समझ थी, और एक हम्म राइटिंग स्किल था, तो जिसकी वजह से मैं एक्टर्स का प्रिय हो गया, डायरेक्टर्स का प्रिय हो गया। और हम्म। काम लगातार मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा, करते करते भूतनाथ आ गई। भूतनाथ आ गई, और बच्चन साहब और श्री रवि चोपड़ा जी के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, वो अपने आप में एक माइलस्टोन फिल्म बन गई। और अब जी। अपने बैनर के साथ, मैंने अपनी फिल्म जोन जो मेरा बैनर है, जिससे मैंने पहली फिल्म गेम को और रिलेशनशिप अभी रिलीज किया है, उससे हम्म। मैं बहुत सारी फिल्में लेके आने वाला हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामी, क ख ग घ नंगा,
मैंने कब बोला, मेरे पैसे कहाँ हैं, मृत्यु, किमाच, इस तरीके से बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म है। कॉमेडी क्या? भी है, रोमांस भी है, इमोशनल भी है, पारिवारिक भी है। एक वैरायटी, जिसको बोलते हैं ना, वैरायटी फिल्म्स का बुके लेके आ रहा हूँ मैं। बस आशीर्वाद बनाए रखिए कि सिनेमा में कुछ ऐसी माइलस्टोन फिल्म बनाकर जाऊं जो सिनेमा का इतिहास याद रहे। सही बात है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपने बताया अपनी कहानी को बयां किया इस लाइव सेशन में, और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले और जो फेसबुक पे लाइव अपना मैसेज करके भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उसमें से शकील मोहम्मद जी है, शांता जी हैं, और विभा कपानी है, और उन्होंने मैसेज किया है कि हम शांति गुड स्क्रीन, आपका स्क्रीन जो है अच्छा लग रहा है उन्हें देखकर। धन्यवाद, सबका स्क्रीन धन्यवाद। वाला जो सिस्टम है हमारे रोहित भाई ने बना के दिया हमें, तो उनको वाह वाह, थैंक्स जाता है कि ये सारी चीजें उन्होंने की। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, और मैं चाहूंगा कि एक अब जो आने वाला समय है, जैसे कोरोना के बाद, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि अब जो ये लॉकडाउन के बाद हमारा जो जीवन होगा, जून जुलाई या सितंबर तक हम लोग पूरी तरह से कोरोना से मना एक समझ के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे जी। समय में हम लोग किस तरह से एक नया जीवन शुरू करेंगे, उसके बारे में आपकी कल्पना, आपकी विचार क्या है? एज ए फिल्म मेकर क्या सोचते हैं आफ्टर लॉकडाउन, या कोरोना के बाद की जीवन शैली हमारी कैसी होगी? अभी जैसे पुराने जमाने में दीवारों पे लिखा होता था ना कि यहाँ पेशाब करना मना है, तो वैसे ही होने वाला है। यहाँ छींकना मना है। जो भी छींकेगा लोग उससे डर के भागेंगे, ये पक्का है। लेकिन हाँ, कोरोना के बाद डेफिनेटली लोगों को समय की और जीवन की और स्वास्थ्य की वैल्यू समझ में आएगी कि जी। कितना जरूरी है अपने ऊपर ध्यान देना, अपने परिवार पर ध्यान देना, और अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना, जो जनरली हम्म। हम लोग जिंदगी की आपाधापी में भूल जाते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखते, माँ बाप का ध्यान नहीं रखते। खैर मेरे माँ बाप नहीं है, मगर मैं रोज उन्हें याद करता हूँ, रोज उनकी पूजा करता हूँ। और हम्म। जिनके हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये मौका है, उनके पैर दबाइए, उनकी सेवा कीजिए, अपने हाथ से उनको खाना खिलाइए, और ये हम्म। जीवन शैली हमेशा बना के रखिए। आगे भी जी। चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, अपने माँ बाप का, हम्म। अपने बुजुर्गों का जरूर ध्यान रखिए, और अपने हम्म। देश के कुछ काम आइए। देश की बुराई मत कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए जो आपका किया हुआ, आपका विजन जो है वो आपके देश के काम आ सके। ये धर्म वरम से कुछ नहीं होता है। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसकी इज्जत कीजिए, दूसरे धर्म की इज्जत कीजिए, और देश से जुड़कर चलिए। कोरोना के बाद डेफिनेटली लोगों में एक अवेकनिंग तो आई है, एक डर भी हम्म। है, और एक अवेकनिंग आई है अपने प्रति भी, हेल्थ के प्रति भी। और वो हम्म। मनुष्य का नेचर है ना, बहुत जल्दी भूलता जाता है, अपने दर्द हम्म। भूलता जाता है, जिंदगी में आगे बहता जाता है। तो मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर से इनफैक्ट टूरिज्म बहुत बढ़ने वाला है। लोगों को लगेगा कि अभी घूम लो, इसके बाद पता नहीं कोरोना लौट कर आया तो क्या होगा। तो टूरिज्म, ट्रैवल लेवल बहुत बढ़ने वाला है। मुझे लगता है ट्रैवल थोड़ा एक्सपेंस होगा, लेकिन बढ़ेगा भी, दोनों चीजें जी जी हैं। जी चलिए, अब जैसे कि शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि आपके एक दोस्त ने आपको, जो है कैमरामैन ने, कुछ किताबें दी थी। जी उन चीजों का आप पढ़ रहे हैं, तो वो जी। उनको वेद। वेद वेद जो दिए हैं आपको, तो उसमें से आप जो चीजें आपने थोड़ा सा उन चीजों को पढ़ने के बाद आपको क्या आपके मन में विचार आया, थोड़ा सा वो बताएं। मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज जो है वो हमारे लिए सब कुछ बना कर गए, और हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया है। जो वेद हम्म। उपनिषद है वो ब्रह्मा जी की संरचना है, उसके बाद बहुत सारे ऋषि मुनियों का, उनकी रिसर्च है, उनका ज्ञान है कि कौन हम्म। से सीजन में क्या करना चाहिए, कौन सी हर्ब्स हमारे इलाज के लिए काम आती है। यूनिवर्स हम्म। और प्रकृति, मतलब यूनिवर्स और अर्थ के बीच का सामंजस्य कैसा होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं हम्म। ना, राहु काला में। अब जैसे जी। क्वारंटाइन टाइम है, वो क्या है, हमारे यहाँ चलता है ना, सूतक लगा हुआ है, बोलते सूतक हाँ लगा हाँ 14 दिन हाँ। बाहर मत। तो ये वही है, सूतक लगा हुआ है हमारे ऊपर। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं अपनी संस्कृति और संस्कार से वापस जुड़ रहा हूँ, और हम्म। उनके विजन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि महाभारत वर्ष एक्चुअली बहुत प्रोग्रेसिव था, बहुत ज्यादा हम्म। प्रोग्रेसिव था। हमारे पास सब कुछ था, अभी भी है। और हम्म। मुझे लगता है वेद उपनिषद जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी जीवन शैली को परिवर्तित कर देगा, आपकी सोच को हम्म। परिवर्तित कर देगा। आपका पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर है, आप जो सोचोगे वही होगा। तो जीवन में हम्म। फेलियर वगैरह कुछ नहीं होता। लोग जो बोलते हैं कि अरे हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ, थोड़ा सा पॉज लेके, थोड़ा सा रिवर्स जाके, 2 कदम पीछे जाकर थोड़ा सा हम्म। एनालाइज कीजिए, थोड़ा सा वेद उपनिषद पे ध्यान दीजिए। चाहे आप जिस भी धर्म के हो, आप अपनी धार्मिक पुस्तकें, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए, कुरान शरीफ पढ़ लीजिए। उन हम्म। सब में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं, जो आपकी जीवन हम्म। शैली को बदल सकती हैं। तो हम्म। मैं तो थैंक्स देता हूँ वीरेंद्र जी को, जो उन्होंने मुझे वेद दिए, क्योंकि बचपन में
संस्कृत वाले वेद पढ़े थे तो बहुत ज्यादा समझ में आते नहीं थे। अभी वो हिंदी व्याख्यान के साथ है तो थोड़ा समझ में भी आता है। और एक तरफ फिल्म लाइन एकदम ग्लैमरस लाइन, और एक तरफ एकदम वेदों की बातें, तो ये बैलेंस मुझे लाइफ में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या बात है। चलिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि ऐसा अनुभव जो एक फिल्म मेकिंग में चीज़ें बहुत अलग हैं, बहुत अलग सोचना पड़ता है, हट के सोचना पड़ता है। और एक बार आप लॉकडाउन के बीच में आपने वेदों को थोड़ा स्पर्श किया और उसका ज्ञान सुनते ही आपको बहुत ही एक सुकून महसूस हुआ होगा, और उन चीज़ों को आप बिल्कुल मैच भी कर रहे हैं कि क्वारंटाइन क्या है, सेतु के साथ आप मैच कर रहे हाँ, हैं। सूतक लगता था हमारा जी। सूतक लगता था, तो एक बहुत बड़ा जो है आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हर समय अपने आप को और इस यूनिवर्स के साथ जो कुछ हो रहा है उसके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम लोग फिर धीरे धीरे सही रास्ते पे जा रहे हैं और मुश्किलें जो हैं वो बाईपास होते जाते हैं। अगर हम लोग कनेक्ट नहीं है अपने आप से और उस यूनिवर्स से या उस महाशक्ति से, तो ऐसे लगता है कि मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और फिर हम नेगेटिव भी सोच रहे हैं। अब लगता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस सवाल के जवाब खोजने में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि जवाब नहीं है, रास्ते में चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जी बिल्कुल। वो चाणक्य जी ने कहा था ना कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो भगवान माँ की छाती में दूध भर के भेजता है। तो आपके खाने सही। पीने का इंतजाम तो भगवान ने कर ही दिया है, आपको सिर्फ धर्म और कर्म करना है। सही बात है, कितनी अच्छी बात निकल के आई हमारे बीच में। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपका सब कुछ बना हुआ है, बस आपको अपना धर्म और अपना कर्म निभाते जाना है, सबके प्रति श्रेष्ठ और सुंदर भावना रखते हुए इंसान के जी प्रति इंसानियत का जो व्यवहार है वही बना के चलना है। कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल। छोटे बड़े की बात करते हुए उन चीजों को जो धर्म और कर्म है उसको पीछे कर देते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल वाली चीजें हैं, न चाहते हुए भी ये चीजें हमारे बीच में आ जाती हैं। और यही जो होता है हमारी तप है, तपस्या है। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो कोरोना जैसे चीज आती है तो वो हमें ये सारी चीजों से हमारी जो है कनेक्शन करा देती है, तो फिर से हम वापस है। रिफ्रेश, मुझे लगता है कि हम लोग एक ब्रेकडाउन में अपने आप को रिलैक्स भी कर रहे हैं, अपने आप को शक्तिशाली भी बना रहे हैं, और आने वाले समय के लिए हम बिल्कुल तैयार भी हो रहा है, हम तैयार हो रहे हैं। तो विवेक शर्मा जी, बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा आपके साथ बातचीत करके। मुझे बड़ा सीखने को मिला, समझने को मिला कि आप एक फिल्म मेकर होते हुए भी इतनी अच्छी तरह से अपने वेदों को और वर्तमान समय के जीवन को और फिल्मी दुनिया के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में नई चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब फिल्म की बात करते हैं तो बहुत सारे फिल्में बनी हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे बनी हुई हैं, अब उसमें से अलग हट के निकालना, मना सारी फिल्मों के बारे में स्टोरीज को समझ के फिर एक अपनी चीज को हट के बताने का, बहुत ज्यादा जो है आपका पूरा जो है बुद्धि का, मैं कहता हूँ एक्सरसाइज करते होंगे, बुद्धि की मशक्कत आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी तब तो वो चीजें जी बनती हैं। तो बैठे बैठे भी आपने वो अपनी बुद्धि का एक्सरसाइज किया है वर्कआउट के साथ साथ। मेरे ख्याल से वर्कआउट आप आधा घंटा या 1 घंटा कर लेते होंगे, लेकिन पूरा जी, टाइम 1 घंटा आपका, हो जाए। हाँ, बुद्धि का पूरा एक्सरसाइज जो है वो तो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक होगा। चलता रहता है। तो वही है, फिर जिंदगी का मिलते हैं। लॉकडाउन हो जो भी हो, मगर विचार का, विजन का और प्यार का लॉकडाउन कभी नहीं होना चाहिए बस। जी 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 जी। तो आज के इस एपिसोड में जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी दर्शक मित्रों को और श्रोता मित्रों को क्या बताना चाहेंगे, एक संदेश? जीवन में कभी निराशा हावी न होने पाए, क्योंकि आपका जन्म किसी विशेष काम के लिए हुआ है। सोचिए हम्म। कि भगवान ने आपको जन्म क्यों दिया है, वो पर्पस तलाशिए और अभी से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय अभी ही सही है। किसी का इंतजार मत कीजिए कि जब समय आएगा तब करेंगे, सब चीजें अपने समय पर होती नहीं। वो आपको अभी अपनी मेहनत मशक्कत से करना है, और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने देश के लिए जरूर कीजिए। क्या बात है, क्या बात। चलिए, आपके इस मैसेज के साथ मुझे लगता है कि मैं कनेक्ट हो पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये जो लाइव सेशन है सिर्फ ऐसे ही सोच रहे थे कि करना है, और रोहित भाई ने मुझे बोला कि आप कुछ वीआईपी या सेलिब्रिटीज से बात करना ताकि हम लोग इस लाइव सेशन को करें। तो एक दिन पहले उन्होंने बताया, दूसरे दिन मैंने आप लोगों से कनेक्ट किया और ये तुरंत हो भी गया। ये अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा बात करके मुझे भी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप बस सोचिए और उसके लिए आप तैयार हो जाइए, अपने आप चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं और जो कुछ आपको चाहिए वो मिलता रहता है। बस आपका आस्था होना चाहिए और आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, उस ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, सारी चीज़ें आपको जो है मदद करने के लिए अपने आप आती रहें।
विवेक शर्मा जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, और फिर मिलते हैं वादे के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं, आने वाली नई फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड विशेष आपको। और आपका जो संकल्प है कि एक ऐसा यूनिक काम करके जाऊं मैं इस फिल्मी दुनिया में, ताकि विवेक शर्मा का नाम हो जाए, तो हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका नाम फिल्मी दुनिया में अमर हो जाए और आप कुछ ऐसा कर जाए जैसे कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है अचीव करते हैं, उस तरह का कुछ काम आप भी करें। बहुत चीजें। नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा।